नमस्कार दोस्तों, मैं विवान द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस विद विवान सर। चलिए, आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में जो महंगाई का टॉपिक होता है, ये सर्वविदित टॉपिक होता है। इस टॉपिक से शायद हर व्यक्ति परिचित होता है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर महंगाई शब्द को सुनते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन हम लोग इस शब्द को सुनते तो हैं, लेकिन इसकी रियलिटी नहीं जानते हैं कि सच्चाई क्या होती है, महंगाई क्या होती है, कैसे बढ़ती है, इसके पीछे कौन कौन से कारण होते हैं। हम लोग सीधे सीधे महंगाई के लिए सरकार को दोषी मान लेते हैं, जबकि कहीं ना कहीं सरकार इसमें बहुत कम मात्रा में दोषी होती है। इसको रोकने का, इसको निर्धारित करने का जो साधन होता है वो आरबीआई के पास होता है, रिजर्व बैंक के पास होता है। लेकिन हम लोग इसके बारे में नॉलेज ना रखते हुए हम लोग सरकार को इसका दोषी मान लेते हैं कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। शायद आप लोग भी जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप भी शायद कहीं ना कहीं जब कोई महंगाई का मुद्दा आता है तो हम लोग सीधे सीधे सरकार को दोषी मान लेते हैं, जबकि हमारे देश में मुद्रा छापने, मुद्रा का नियंत्रण करने, ये सारी मौद्रिक नीति बनाने, इन सारी चीजों की जो व्यवस्था होती है वो रिजर्व बैंक के पास होती है। किसके पास होती है? रिजर्व बैंक के पास होती है। इसलिए हम लोग महंगाई के लिए सरकार को दोषी नहीं बना सकते। हमारे देश में कितनी महंगाई होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि अगर बिल्कुल महंगाई नहीं होगी तो भी देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो जाएगी। महंगाई होनी भी चाहिए, लेकिन कितनी होनी चाहिए, कितनी मात्रा में महंगाई, कितनी परसेंट महंगाई हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होगी, इसका निर्धारण भी रिजर्व बैंक करती है। इसलिए आज हम लोग महंगाई के मुद्दे पर बात करेंगे। देखो, महंगाई क्या होती है? महंगाई को हम लोग अर्थव्यवस्था की भाषा में, महंगाई को अर्थव्यवस्था की भाषा में हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति बोलते हैं। अब जैसे हम मुद्रास्फीति शब्द बोले तो आप लोग समझ जाना कि हम लोग महंगाई के शब्द को बोल रहे हैं। मुद्रास्फीति क्या होती है कि जब एक नहीं अनेक वस्तुओं के मूल्य अचानक से बढ़ जाते हैं, जब अनेक वस्तुओं के मूल्य एक सतत प्रक्रिया में बढ़ जाते हैं तो हम लोग उसको मुद्रास्फीति या महंगाई कहते हैं। जब किसी एक पर्टिकुलर वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो हम लोग उसको महंगाई नहीं कहते। जैसे अचानक से पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो क्या हम लोग इसको महंगाई बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। या अचानक से टमाटर के भाव बढ़ गए तो क्या हम इसको महंगाई बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। जो महंगाई होती है, ये चलिए पहले इसको साफ कर लेते हैं। जो महंगाई होती है ये दो बातों पर निर्भर करती है। महंगाई किन किन बातों पर निर्भर करती है? दो बातों पर निर्भर करती है। किस पर? मांग और आपूर्ति पर। मांग और आपूर्ति पर महंगाई दो भागों पर निर्भर करती है। महंगाई दो भागों पर, ये देखिए, महंगाई या फिर मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति ये दो चीजों पर निर्भर करती है, या तो मांग पर या आपूर्ति पर। अब ये देखो कैसे इस पर निर्भर करेगी। देखो, जैसे अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ गई और आपूर्ति कम हो गई तो उससे क्या होता है? महंगाई बढ़ जाती। कैसे? जैसे हमारे पास 10 किलो आलू है और लोग लेने के लिए आ गए 15 लोग 1-1 किलो आलू लेने के लिए, मतलब हमें चाहिए उनको देने के लिए 15 किलो आलू। ठीक है ना? आलू या कोई भी सब्जी हो या कोई भी वस्तु हो, हमें उसको इतनी देनी है और लोग ज्यादा आ गए लेने के लिए, मतलब उसकी मांग बढ़ गई, है ना? लेने वाले ज्यादा हो गए और हमारे पास वस्तु कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मांग बढ़ गई, आपूर्ति कम हो गई। हमारे पास आपूर्ति कितनी थी? आपूर्ति क्या होते हैं? क्या होती है? जितनी हमारे पास वस्तु है उसको हम क्या कहते हैं? आपूर्ति। हमारे पास आपूर्ति थी 10 किलो और मांग हो गई 15 किलो की, तो अब हम क्या करेंगे? जो चीज हमारी 10 रुपए में थी वो हम कितने में कर देंगे? 15 रुपए में कर देंगे, क्योंकि हमारे पास वस्तु उतनी लिमिटेड है और लेना ज्यादा लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे? उस वस्तु को महंगी कर देंगे ताकि सभी लोग थोड़ी थोड़ी ले सकें।
क्योंकि पैसे जैसे वो लोग 100-100 रुपए की चीज लेने आए और हमने वस्तु का दाम 1.5 गुना कर दिया, तो अब वो लोग क्या करेंगे कि 100 रुपए में कम वस्तु लेके जा पाएंगे, तो सब लोगों को हो जाएगी। ऐसे ही तो होता है। तो इससे क्या कहते हैं, आपूर्ति कम हो गई, मांग बढ़ गई, इससे क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है। या मांग रुक गई, अब देखो दूसरा और, मांग रुक गई, आपूर्ति बढ़ गई, तो वस्तु क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सस्ती। तो जैसे मांग कम हो गई, मांग हो गई कम, आपूर्ति हो गई हमारे पास ज्यादा, कि हमारे पास वस्तु का जो स्टॉक हो गया वो बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे, महंगाई कम करेंगे और उसको दे देंगे। ऐसा ही होता है। तो मांग और आपूर्ति, महंगाई इन दो चीजों पर निर्भर करती है। अब देखो किस रिजर्व बैंक कैसे निर्धारित करती है। देखो हमारे देश की जो बैंक है, केंद्रीय बैंक, वो कौन सी है, रिजर्व बैंक। हमारे देश की जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सी बैंक है, रिजर्व बैंक है, आरबीआई। आरबीआई, ये आरबीआई दो रूपों से काम करती है। एक तो ये बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है, अर्थात बैंकों का विनियमन कौन करता है, आरबीआई। दूसरा सरकार का बैंकर, किसको कहा जाता है, आरबीआई को। तो ये दो रूपों में काम करती है हमारे देश में, एक तो बैंकों का विनियमन करने के लिए, दूसरा सरकार के बैंकर के रूप में काम करने के लिए। रिजर्व बैंक दो रूपों में काम करती है। अब जो हम लोगों तक, जनता तक पैसा पहुंचाने का काम होता है वो किसके पास होता है, वो बैंकें करती हैं। जैसे पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई बैंक, जो ये छोटी छोटी बैंकें हैं, ये बैंकें और फाइनेंस कंपनियां, जो नॉन बैंकिंग कंपनियां हैं, वो कंपनियां हमारे पास तक पैसे पहुंचाती हैं। ये लोग एक दूत की तरह काम करते हैं। जैसे भगवान का दूत होते हैं, छोटे छोटे देवता होते हैं, देवताओं से छोटे छोटे देवता होते हैं, ऐसे जैसे सरकार, जैसे प्रधानमंत्री सरकार है, उसके नीचे फिर विभिन्न प्रकार के मंत्री, मंत्रियों के नीचे और भी छोटे छोटे मंत्री, सांसद, फिर उसके नीचे और विधायक, फिर उसके नीचे शासन के लिए जिलाधिकारी हो गया, उसके नीचे और भी थाने हो गए। मतलब जनता तक पहुंचने का काम। जैसे सरकार तीन भागों में होती है। सबसे पहले केंद्रीय सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार, है ना। तो सरकार के 3 भाग होते हैं। तो स्थानीय लोग पहले अपनी स्थानीय सरकार के पास जाएं, वो स्थानीय सरकार राज्य सरकार के पास फिर जाएगी केंद्र सरकार के पास। ऐसे ही हमारी जो रिजर्व बैंक है, सरकार है, वो हमारे पास तक पैसे पहुंचाने के लिए रिजर्व बैंक का काम यूज करती है। रिजर्व बैंक इसका प्रयोग करती है, रिजर्व बैंक करती है हमारे एससीबीज का। एससीबी क्या होती हैं, ये बैंकें होती हैं जैसे एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, है ना। ऐसे टाइप की जो बैंकें होती हैं, ये हमारे लिए पैसा पहुंचाने तक का काम करती हैं। इसके अलावा जो एनबीएफसी बैंकें होती हैं, एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग का मतलब होता है बैंक क्या होता है, नॉन बैंक क्या होता है। बैंक उसे बोलते हैं जिसमें हम पैसा जमा कर सकते हैं और हाल के हाल निकाल भी सकते हैं। मतलब जमा और दे दोनों हो जाता है उसके पास, हाल के हाल। और नॉन बैंकिंग क्या होता है कि आपने अगर एक बार पैसे जमा कर दिए तो ये लंबे समय के बाद ही आपको मिलेंगे। आप इसके साथ लेन देन नहीं कर सकते कि हाल जमा किए और हाल निकाल लिए। बैंक में क्या होता है कि हमने अभी जमा किए और हाल भी निकाल सकते हैं। तो ये फर्क होता है एनबीएफसी और एससीबी में। तो एनबीएफसी में कौन कौन सी कंपनियां होती हैं, जैसे मुथूट फाइनेंस, बीमा कंपनियां, है ना, प्रतिभूति बाजार वाली जो कंपनियां होती हैं, ये सेबी के अंतर्गत होती हैं। ये किसके अंतर्गत आती हैं, सेबी के अंतर्गत। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी किसमें जाता है, एनबीएफसी, है ना। तो क्या होता है कि ये कंपनियां होती हैं, ये जनता तक पैसा पहुंचाती हैं। ये किसके पास तक पैसा पहुंचाती हैं, जनता के पास तक। अब ये जनता के पास तक पैसा पहुंचाती कैसे है, जनता के पास तक पैसा कैसे पहुंचाती हैं। देखो ये बैंकें, ये क्या करती हैं, जनता को लोन देती हैं। क्या करती हैं, लोन दे देती हैं। लोन के द्वारा जनता तक पैसे आ जाते हैं। पैसा जनता तक 2 तरीके से आता है, या तो बैंक के द्वारा, लोन के द्वारा पैसा आएगा, या जो सरकार होती है, सरकार अपनी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को जनता तक पहुंचा देती है। उससे उन योजनाओं के जरिए क्या होता है, सरकार पैसे को जनता तक पहुंचा देती है। सरकार पैसे को जनता तक पहुंचा देती है। अब देखो महंगाई कैसे बढ़ती है, जब ये पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, करेंसी बोलते हैं,
तरलता, करेंसी, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं तरलता। जब ये तरलता जनता तक पहुंच जाती है तो ये जनता क्या करती है, इसको महंगाई में परिवर्तित कर देती है। कैसे कर देती है, देखिए जैसे कोई व्यक्ति है, अभी हाल बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लेकर आया। अब जब उसको रास्ते में अगर बैंक से लोन लेकर बाहर निकल रहा है और रास्ते में उसको पुलिस वाले ने रोक लिया और उसने कहा कि आपके ऊपर 5,000 रुपए का चालान लगेगा, तो क्या वो जो व्यक्ति 1 लाख रुपए का लोन लेके आया है वो उससे, पुलिस वाले से, दरोगा जी से क्या सीधे मुंह बात करेगा? नहीं करेगा। वो सीधा कहेगा काट लो, कितने मर्जी चालान तुम्हारा काटना है, 1,000, 2,000, 5,000, तुम क्या समझ तुम्हारे पास पैसे नहीं है? मतलब वो उस तरलता की गर्मी में किसी की भी नहीं सुनेगा। ये तरलता में गर्मी होती है, करेंसी में गर्मी होती है। जैसे वो जब लोन लेके आया, उसके पास जेब में पैसा डला हुआ है, वो किसी दुकान पे गया, 100 रुपए की चीज दुकान वाले ने कह दिया कि ये 150 रुपए की थी, हम आपको 120 रुपए में देंगे। उसके पास पैसे डले हैं 1 लाख, बताओ वो क्या उससे मोल भाव करेगा? नहीं करेगा। वो सीधा कहेगा लाओ पैक कर दो। जब उस दुकानदार की 100 रुपए की वस्तु जिसमें भी उसको फायदा था और 120 रुपए में सामने वाला ले गया, उसे लगा कि यार ये तो हमारी चीज इतनी अच्छी है कि तो इतने में बिक जाएगी, उसने उसके भाव बढ़ा दिए। दूसरा व्यक्ति आया, दूसरा व्यक्ति भी बैंक से लोन लेकर आया, पैसे उसके भी जेब में डले हैं, उससे उसने कहा कि 120 रुपए की है 100 रुपए वाली वस्तु, उसने भी खरीद ली। उसे लगने लगा कि यार हमारी तो चीज में ही क्वालिटी है कि सब लोगों को इतने में लेने लगे, तो उसने उसका रेट ही कर दिया 120 रुपए। मतलब जो 100 रुपए की वस्तु थी उसमें भी उसको फायदा था, लेकिन उसने 120 रुपए कर दी और वो भी बिकने लगी। तो इससे क्या हुआ, उस वस्तु के रेट 120 रुपए ही हो गए। इससे क्या हुआ, महंगाई बढ़ी। ऐसे ही जब बैंक जनता में पैसा उतार देती है, सरकार जनता में पैसा उतार देती है और लोगों के पास तरलता आ जाती है, तो महंगाई अपने आप बढ़ने लगती है। और इसी महंगाई को रोकने के लिए हमारी जो रिजर्व बैंक है, ये इन बैंकों के ऊपर कुछ मर्यादाएं निर्धारित करती है कि आप लोगों को ये काम करने पड़ेंगे। अगर रिजर्व बैंक इन बैंकों के पास अगर अपना निर्धारण नहीं रखेगी, अगर इनके ऊपर अपना शिकंजा नहीं कसेगी, तो ये बैंकें जनता में 2 दिन में महंगाई बढ़ा देगी। ये तो कैंप लगा के लोन बांटने लगेंगे, इनका क्या जाता है, जनता इनको ब्याज तो देगी। अब रिजर्व बैंक इन बैंकों के ऊपर कैसे निर्धारण करती है, ये देखिए। इनके ऊपर रिजर्व बैंक क्या क्या लगाती है, इनके ऊपर रिजर्व बैंक क्या लगाती है, CRR, SLR, MSF, ये लगाती है। ये तीनों क्या होते हैं, CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो मतलब रिजर्व बैंक इन बैंकों से कहती है CRR के तौर पर आप लोग हमारे पास 4% रुपए जमा करिए। ये बदलते भी रहते हैं, 4% रुपए जमा करिए। अब ये बैंकें कहती है क्यों, बोली अगर रिजर्व बैंक ने कहा कि अगर आप लोग मान लो बाई चांस भाग गए, तो हम जनता को कैसे कहेंगे कि ये बैंकें कहां गई और उसको हम क्या देंगे। तो अगर आप लोग भाग भी जाएंगे तो हम कम से कम जनता से 2-4 दिन के लिए इतने पैसों के पैसे दे दे के हम लोग कम से कम उसको हटा तो सकते हैं कि चलो ठीक है 2-3 दिन रुक जाओ, अभी तब तक हम उसको ढूंढ रहे हैं। तो ये पैसे आप लोग अपने 4% हमारे पास जमा करिए। अब ये 4% क्या है, 4% NDTL है। NDTL, नेट डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटी। आपके पास जितना भी जमा है और जितना दे है, मतलब वर्तमान समय में बैंक के पास जितना भी पैसा है उसका 4% हमारे पास जमा करिए। अब SLR का मतलब क्या हुआ, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका मतलब हुआ कि सांविधिक तरलता अनुपात, हिंदी में बोले तो सांविधिक तरलता अनुपात। इससे कहा बैंक ने कि आप लोग इसका 18% हमारे पास, अब हमारे पास नहीं अपने पास जमा करिए। किसके पास, अपने पास। और इसका प्रयोग आप लोग कर नहीं सकते, मतलब आपके पास होते हुए भी इस पैसे का प्रयोग आप लोग नहीं कर सकते। बैंक ने कहा कि इस पैसे का प्रयोग आप लोग अपने पास होते हुए भी नहीं कर सकते, अगर आप लोग इसका प्रयोग करेंगे तो हम आप लोगों पर जुर्माना लगा देंगे। क्या लगा देंगे, जुर्माना लगा देंगे। तो बैंक ने कहा कि आप लोग 18% ये जमा करिए SLR।
तो 18 4 22%, 22% रुपया तो रिजर्व बैंक ने इन लोगों का ऐसे ही दाब लिया। अब बैंक क्या करती है, अगर ये लोग ज्यादा लोन देंगे, अगर ज्यादा परेशान करेंगे रिजर्व बैंक को, तो रिजर्व बैंक क्या करेगी, 18% से 40% कर देगी, ये और भी बढ़ा देगी, 10% कर देगी, तो 50% रुपया अपना जमा कर दो हमारे पास। ये उसके पास हथियार है रिजर्व बैंक के पास इन लोगों को दाबने का। इसके अलावा भी जैसे अब देखो ये लोग, ये आप लोग जानते हो कि ये जो बैंकें हैं, SBI है, PNB है, ये बैंकें जो हैं, ये हमारी जो बैंकें हैं, ये जाती हैं रिजर्व बैंक से पैसा लेने। इन बैंकों का बैंक कौन होता है, जैसे हम लोग अपने पैसे रखने के लिए कहाँ जाते हैं, बैंक में, और ये बैंकें अपने पैसे रखने के लिए कहाँ जाती हैं, रिजर्व बैंक के पास। जो बैंकें अपने, जब बैंकें अपने पैसे रिजर्व बैंक के पास रखने जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। यानी जब बैंकें अपने पैसे रिजर्व बैंक के पास रखती हैं तो उससे जो ब्याज लेती हैं उससे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। जब बैंकें रिजर्व बैंक से रुपया लेती हैं, जैसे हम लोग लोन लेने जाते हैं, जब ऐसे ही जब हम लोग बैंक से लोन लेने जाते हैं और बैंकें हमें पैसे देके हमसे क्या लेती हैं, ब्याज, ऐसे ही रिजर्व बैंक क्या करती है कि जब इन लोगों को पैसे देती है तो इनसे क्या लेती है, ब्याज, उसको हम कहते हैं रेपो रेट। जब रिजर्व बैंक इन बैंकों को पैसे देती है उसको हम कहते हैं रेपो रेट, उसको कहते हैं रेपो रेट। और ये रेपो रेट वर्तमान में कितना है, 3.5% के ऊपर है। अब इसी जब परसेंटेज को रिजर्व बैंक बढ़ा देती है, अब यही मान लो रेपो रेट उसने कर दिया 10%, तो अब मतलब इन्होंने जितना पैसा लिया रिजर्व बैंक से उसका 10% तो इन्होंने रेपो रेट देनी पड़ेगी उसको, ठीक है ना। तो रिजर्व बैंक कैसे इन पे लगाती है, इन रेटों के द्वारा भी पैसे लगाती है। बेस रेट का निर्धारण देखो, जब ये बैंकें एक अल्प समय के लिए बैंकों से पैसा लेती हैं उसको हम कहते हैं रेपो रेट। जब ये बैंकें 2 दिन से अधिक अवधि के लिए पैसा लेती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बैंक रेट, उसको क्या कहते हैं, बैंक रेट। बैंक रेट हमेशा रेपो रेट से थोड़ी बहुत कम रहती है, क्यों, क्योंकि ये लंबी अवधि के लिए लोन लिया जाता है, लोन नहीं, ये बैंक के पैसे रिजर्व बैंक से लेती हैं, तो उसको कहते हैं बैंक रेट। इसके अलावा जो ग्राहक को पैसे दिए जाते हैं, जैसे ये बैंकें ग्राहक को जब जनता को लोन देती हैं तो ये बेस रेट पर देती हैं। किस रेट पर देती हैं, बेस रेट पर। लेकिन और इस बेस रेट का निर्धारण कौन करता है, रिजर्व बैंक। कौन करता है, रिजर्व बैंक करती है। लेकिन बेस रेट के अलावा भी एक रेट होती है PLR। इस रेट का ये रेट क्या होती है, ये रेट ऐसे होती है, जैसे हम लोग जैसे कोई दुकान पर जाते हैं तो अगर हम किसी दुकान के पुराने ग्राहक होते हैं तो वो दुकान वाला क्या करता है, हमें उसी वस्तु को कम रेट पर दे देता है, जैसे जितने में खरीद कर लाया तो थोड़ा बहुत फायदा ले लिया और ऐसे ही दे दी। और जब कोई नया ग्राहक जाता है तो उसको महंगी वस्तु देता है। ऐसे ही जो बैंकें होती हैं ये अपने ग्राहक को, जब उनका कोई पुराना कस्टमर होता है तो ये उसे बेस रेट पर लोन देती हैं, और जब कोई नया कस्टमर जाता है तो उसको क्या देती हैं, PLR पर, पब्लिक लिक्विडिटी रेशियो, इस पर देती हैं, PLR पर देती हैं, ठीक है ना। तो अब आपने ये समझा कि रिजर्व बैंक इन बैंकों के पास कैसे, इन बैंकों के ऊपर कैसे दबाव डालती है और ये बैंकें जनता के ऊपर दबाव डालती हैं। दूसरा, सरकार जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट अपनी सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से, सरकारी योजनाओं के माध्यम से जनता तक पैसे पहुंचाती है। जैसे कोई योजना आई 1 लाख करोड़ की, अब अगर वो 1 लाख करोड़ की योजना सरकार जमीन पर उतारेगी तो 1 लाख, इसका मतलब है कि 1 लाख करोड़ रुपया जमीन पर आएगा, क्योंकि वो जो ठेकेदार उससे ठेका लेगा, वो फिर जिन लेबरों से काम करवाएगा उनके पास पैसा पहुंचेगा, जो वहां पर काम करेंगे उस योजना में वो लोग लेबरी कर रहे हैं तो उनके पास मजदूरी आएगी। इसका मतलब है कि वो 1 लाख करोड़ रुपया पब्लिक में आएगा। तो सरकार अपनी इन योजनाओं के माध्यम से जनता तक पैसा पहुंचाती है। तो ये 2 तरीके होते हैं बैंक के और गवर्नमेंट के जनता तक पैसे पहुंचाने के, और पैसा ही महंगाई को जन्म देता है। महंगाई, फिर से याद रखना, महंगाई सिर्फ एक वस्तु के महंगे होने से महंगाई नहीं मानी जाती। महंगाई जब अनेक वस्तुएं एक साथ महंगी होती हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, महंगाई बोलते हैं। तब हम उसको क्या बोलते हैं, महंगाई बोलते हैं। समझ में आया।
तो ये था हमारा आज का महंगाई का टॉपिक। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि महंगाई कैसे बनती है, कैसे बढ़ती है और इस पर नियंत्रण कौन कौन करता है। अब हम कुछ और भी बातें आप लोगों को बता दें। महंगाई वाले टॉपिक में एक महंगाई का प्रकार होता है जो जिसको हम कहते हैं फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र, फिलिप्स वक्र ये क्या होता है? ये महंगाई और बेरोजगारी का प्रतिरूप होता है। महंगाई और बेरोजगारी, इसका कहना होता है कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम हो जाएगी। फिलिप्स वक्र का कहना क्या है कि महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम हो जाएगी, अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो महंगाई कम हो जाएगी। इनका ये कहना होता है। तो चलिए, अब आप लोगों ने इतना जान लिया, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। शायद आप लोग महंगाई के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखने लगे होंगे। चलिए, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।